तो मेमोरी की बात किया था कि आज मेमोरी रहेगा हम लोग का टॉपिक। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ हाँ तो चार्ज में लगाएं बेटा, क्या करें। मुश्किल है यार, इतना दूर है, नहीं रख सकते हैं। चलिए हाँ, आज का चैप्टर हम लोग का है मेमोरी। मेरे ख्याल से सब लोग नोन है मेमोरी के चैप्टर के बारे में कि मेमोरी क्या है और कैसे वर्क करेगा, कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके। इन सारे चीज़ों को हमको लगता है कि सारे लोगों को पता है, फिर भी एक ओवरऑल हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मेमोरी जो है किसको बोले हम लोग, तो मेरे हिसाब से सूचनाओं को निश्चित समय के लिए रिटेन करके रखना, धारणा में बनाए रखना ही मेमोरी कहलाता है। सूचनाओं को स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हम रिटेन करके रख पाते हैं तो यही हमारा मेमोरी कहलाएगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस को हम अपने नॉलेज में इकट्ठा करके रख लें, ठीक है, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना इफ़ेक्टिव ये परिभाषा हो जाएगी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखना, मेमोरी में स्टोर करके रखना या ब्रेन में स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं कौन कौन से होंगे, इसके स्टेप से पहले दो चीज़ें हम जान लें कि इसका एक नेगेटिव हिस्सा है मेमोरी का और एक पॉजिटिव हिस्सा है। नेगेटिव हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरगेटिंग, और जो हमारा पॉजिटिव हिस्सा है वो है रिमेंबरिंग। ठीक है, तो इस मेमोरी के दो पक्ष हो गए, एक दाहिना साइड एक बायां साइड हम ले लें, ठीक है। एक नेगेटिव साइड हो गया, एक पॉजिटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड को फॉरगेटिंग कहते हैं, और फॉरगेटिंग की बहुत सारे सिद्धांत हम लोग को पढ़ने हैं कि हम लोग भूलते क्यों हैं, याद क्यों रखते हैं, इसके से संबंधित सिद्धांत कम है, भूलते क्यों हैं इससे संबंधित सिद्धांत ज़्यादा है। मेमोरी के 3 कंपोनेंट की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है, तत्व क्या है, वो है इनकोडिंग। कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और स्टेजेस भी बोल सकते हैं कि कैसे सूचनाएं जो हैं हमारे मेमोरी में जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेज इसका माना जाता है वो है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, बेसिकली मेमोरी ट्रेस को नहीं, मेमोरी ट्रेस का निर्माण करना, ठीक है। कि हम जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम सेंसोरी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, उसका अगर हम मेमोरी ट्रेस बना रहे हैं तो ये इनकोडिंग है। दूसरा स्टेज जो होगा वो कौन सा होगा, स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज क्या है हमारा, स्टोरेज वो है, वो हिस्सा है मेमोरी का, वो पक्ष है जिसमें हम सूचनाओं को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है रिट्राइवल, ये क्या है, जो सूचनाएं हमने स्टोर करके रखी है उसको वापस, उसको जो सूचनाएं हमने स्टोर करके रखी हैं, ठीक है, उसको वापस मेमोरी में लाना या वापस हमको उसको चेतन स्तर पर लाना, क्या कहलाएगा, रिट्राइवल, पुनः प्राप्ति, ठीक है। यही रिट्राइव हम लोग जब नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि फॉरगेटिंग हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट है मेमोरी के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ठीक है, ये तीनों। अब बात करें हम लोग इसके आगे की कि टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, कितने तरह के टाइप। पहले तो सेंसरी मेमोरी, अगर हम लोग बांट लें कि सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है।
ये 3 तरह की मेमोरी की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मेमोरी के पहले हम बात करना चाहेंगे कि आखिर मेमोरी पर काम किसने शुरू किया। एबिंगहॉस। वेरी गुड। 1880 में एबिंगहॉस ने एक काम किया 85 ना सर, हैं 85 ना 1880 1880। सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। 1880 में एबिंगहॉस ने 80 85 राइट 85 कर लीजिए। कहीं कहीं 80 भी हमने पढ़ा था, लेकिन 85 कर लीजिए, ठीक है। तो 85 में क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नॉनसेंस लेवल पर। एबिंगहॉस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चले थे। उनका कहना था कि फॉरगेटिंग की प्रक्रिया जो है वो लैप्स ऑफ टाइम के कारण होती है, ठीक है। यही बताया था ना, समय बीतने के कारण। कब बताया ये? अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया, इसको प्रूव किया। यही वो हाइपोथेसिस लेके चले थे कि जो मेमोरी है हमारा, वो समय बीतने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, ग्रेजुअली कम होता है, और धीरे धीरे हम उसको भूलते जाते हैं। तो एबिंगहॉस ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ NSS बनाए, नॉनसेंस लेवल वर्ड बनाए, ठीक है। नॉनसेंस लेवल वर्ड कैसे बन सकता है? क्या फॉर्मूला होगा नॉनसेंस सिलेबस वर्ड बनाने का? CVC मेथड यूज करेंगे। CVC, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक तरीका ये है कि तीनों सी ले लीजिए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक तरीका ये है। तो आप दोनों तरीके में से कोई तरीका यूज़ कर सकते हैं। एबिंगहॉस ने CVC को यूज़ किया, और CVC के आधार पर उन्होंने कितने बनाए? 2300 वर्ड बनाए थे शायद। NSS 2300, और इस वर्ड को उन्होंने खुद याद किया, और इसका रिकॉल उन्होंने टाइम के आधार पर किया। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, 5वें दिन किया, 7वें दिन किया, और ऐसे करते करते उन्होंने देखा कि एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति में फॉरगेटिंग हो गई, ठीक है। भूलने की प्रक्रिया ग्रेजुअली चलती रही, ठीक है। चीज़ें भूलते चले गए वो, और ग्राफ जो था डीके, समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे फॉरगेटिंग अधिक हो गई। एक चीज़ और निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट में, कि शुरू में जो आइटम सीखे गए थे और जो आइटम बाद में सीखे गए थे, दोनों की फॉरगेटिंग कम हुई, बीच वाले की फॉरगेटिंग ज़्यादा हुई। तो इससे उन्होंने 2 सिद्धांत और निकाला, कहा कि लॉ ऑफ रिसेंसी और लॉ ऑफ प्राइमरी, ठीक है। बाद वाला विषय जो उनको याद रहा उसकी वजह थी लॉ ऑफ रिसेंसी, नयापन के कारण वो चीज़ें याद रहीं। और शुरू में जो चीज़ें उन्होंने याद रखी थी, सीखी थी, ठीक है, जो मेमोरी में बनी रह गई, वो लॉ ऑफ प्राइमरी की वजह से हुआ। यानी शुरू के जो आइटम थे वो लॉ ऑफ प्राइमरी की वजह से याद रहे, और आखिरी के जो आइटम थे वो लॉ ऑफ रिसेंसी के कारण याद रहे। तो ये 2 नियम भी उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ प्राइमरी और लॉ ऑफ रिसेंसी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि व्यक्ति क्या करता है, टाइम बीतने के कारण ग्रेजुअली फॉरगेटिंग हो जाती है। उन्होंने इसका पूरा एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ग्राफिक आधार पर बताया कि मेमोरी जो है कैसे ग्रेजुअली डिके होती चली गई। और यही उनके थीम का जो आधार था वो यही था कि लैप्स ऑफ टाइम के कारण फॉरगेटिंग होता है, ठीक है। यहीं से एक और कंट्रोवर्सी निकल के आती है, ठीक है। इन्होंने जो कहा कि लैप्स ऑफ टाइम के कारण होता है, तो इनके इस सिद्धांत को, जिसको हम डीके या डिसयूज थ्योरी बोलते हैं, एबिंगहॉस के सिद्धांत को, ठीक है, इस सिद्धांत में की आलोचना की गई कि लर्निंग मटेरियल जो था, जो सीखने वाला मटेरियल था NSS, उसका नेचर ही ऐसा था कि समय बीतने के कारण आप उसका फॉरगेटिंग हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे वर्ड थे जिसका एसोसिएशन नहीं हो सकता था, मीनिंगफुल वर्ड के साथ नहीं जुड़ सकता था, इसलिए ऑटोमेटिक समय बीतने की वजह से उसको भूलना तय था।
एबिंगहॉस ने एक चीज़ और कही, ठीक है, कि जो हमारा मेमोरी है वो रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। हम जैसी चीज़ों को याद करते हैं या जैसी चीज़ों को धारणा में रखते हैं, ठीक सेम टू सेम वैसा ही हम उसको रिट्राइव करते हैं। ठीक वैसी ही चीज़ों को हम धारणा से बाहर लाते हैं, पुनः प्राप्ति करते हैं। जैसा सीखा वैसा एज इट इज़ हम उसको ले आएंगे। तो ये 3 बातें उनके सिद्धांत से निकल के आई। कौन कौन सी चीज़ें? 4 चीज़ें। एक तो लैप्स ऑफ टाइम के कारण फॉरगेटिंग होगा, लॉ ऑफ रिसेंसी के कारण चीज़ें याद रहेंगी, लॉ ऑफ प्राइमरी के कारण चीज़ें याद रहेंगी, और चौथा ये था कि हम मेमोरी जो है वो रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है, कि हम जैसे चीज़ों को याद करते हैं एज इट इज़ हम वैसे ही उसको रिट्राइव करते हैं। हम लोग तो रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ भूल जाते हैं आधी चीज़ें और कुछ नया जोड़ के खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके एक कंट्रोवर्सी हो गई इस पर। एबिंगहॉस के अगेंस्ट आए बर्टलेट, और बर्टलेट ने इस कंट्रोवर्सी में भाग लिया। बर्टलेट ने कहा कि नहीं, एबिंगहॉस का जो सिद्धांत है वो सही नहीं है। मेमोरी इज़ नॉट ए रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है। हम कहीं ना कहीं जब चीज़ों को सीखते हैं तो अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ों को मिला देते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों में से हटा देते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए मेमोरी का स्वरूप एज इट इज़ नहीं हो सकता है, चेंजेबल है, वो चेंज कर जाता है। रिकंस्ट्रक्ट के कारण पुनः संरचना के वजह से हम उसमें परिवर्तन ला देते हैं। और इसके लिए उन्होंने 2 चीज़ें की, 2 एक्सपेरिमेंट किया। एक पिक्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया और एक कहानी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया। पिक्चर से रिलेटेड में उन्होंने क्या किया कि क्लास के बच्चे को बिल्ली की तस्वीर दी गई बनाने को। एक बच्चे ने बनाया बिल्ली की तस्वीर, उस तस्वीर को दिया गया दूसरे बच्चे को बनाने के लिए, देख के दूसरे बच्चे ने बनाया, फिर तीसरे बच्चे ने बनाया। जो तस्वीर बनती जाती थी उसको पीछे कर दिया जाता था। आखिरी में देखा गया कि बिल्ली की तस्वीर जो थी वो उल्लू में बदल गई। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने कुछ चीज़ें रिटेन किया, कुछ चीज़ों को वो रिटेन नहीं कर पाए, धारणा में नहीं ले पाए, जिससे मेमोरी जो आइटम्स थे उसके स्वरूप चेंज करते चले गए और वो बिल्ली धीरे से क्या हो गया? उल्लू बन गए। हाँ, उल्लू बन गई, जैसे हम लोग बन रहे हैं अभी। दूसरा जो था उनका कहानी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें बच्चों को कहानी सुनाई गई और कहानी जो थी वो दूसरे बच्चे को सुनानी थी, फिर दूसरा तीसरे को सुनाता, फिर तीसरा चौथे को सुनाता, ठीक है। इसी बेस को आधार बनाया गया और यहाँ भी देखा गया कि कहानी का थीम चेंज कर गया पूरा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि मेमोरी इज़ एक रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम अपने सूचनाओं के आधार पर, अपने लर्निंग के आधार पर, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका स्वरूप बदल जाता है। एज इट इज़ हम उसको रिट्राइव नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये एक कंट्रोवर्सी थी जो एबिंगहॉस वर्सेस बर्टलेट की कंट्रोवर्सी थी। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाइए टाइप ऑफ मेमोरी में। टाइप ऑफ मेमोरी में बेसिकली 3 तरह के टाइप्स बताए गए हैं जो कॉमन टाइप है। इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप है जो हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम टाइप कर लें सेंसोरी मेमोरी। सेंसोरी मेमोरी जिसको हम सेंसोरी रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइम कितना होगा? 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड इसका पीरियड है। 2 सेकंड में हम इसको भूल जाते हैं। सेंसोरी मेमोरी बेसिकली 2 तरीके का है, आइकोनिक और इकोनिक। इको यानी आवाज़ से रिलेटेड और आइको यानी विजुअल। तो एक जो हमारे सामने चीज़ें आई, ठीक है, उसकी मेमोरी, और एक वो चीज़ें जो हमको सुनाई दी वो। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था
पढ़ा था सबमिनल परसेप्शन का, सबलिमिनल परसेप्शन। कल ही किसी ने पूछा था कि सबलिमिनल परसेप्शन क्या है, नहीं इंटरव्यू में, तो हमने बताया था कि चेतन स्तर के नीचे के सूचनाओं को परसीव करना, ठीक है, वो सूचनाएं जो हमारे चेतन स्तर से भी कम होती हैं, बस गुजर गया विद इन सेकेंड, ठीक है, तो वैसी सूचनाओं को भी व्यक्ति परसीव कर लेता है, ठीक है। और वैसी चीज़ें और जिसकी वजह से पॉपकॉर्न और कोको कोला की बिक्री बढ़ गई थी, तो ये क्या था, कहीं ना कहीं ये मेमोरी से रिलेटेड भी था कि चीज़ें उसके मन में याद रह गई कि क्या देखा हमने, ठीक है। तो बताया गया कि विद इन सेंसोरी मेमोरी जो है वो कैसा था, इकोइक था कि आइकोइक था, विजुअल सर, आइकॉनिक था। आइकॉनिक, ठीक है, विजुअल था। तो उसके शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही कम समय के लिए उसको डिस्प्ले किया गया और वो उसके धारणा में बनी रह गई, तभी तो उसने पॉपकॉर्न खरीदा और कोको कोला खरीदा, हाँ, पेप्सी नहीं खरीदा। पेप्सी से सुल्तान पीता है और पीने के बाद कहता है कि आहा। अच्छा सर, सेंसरी मेमोरी की जो बात हुई, समय की बात, टाइम की बात, हाँ, 2 सेकंड आपने कहा, 1 सेकंड या उससे कम, ये 2 सेकंड या उससे कम, विद इन 2 सेकंड, मैक्सिमम 2 सेकंड। अच्छा, मैक्सिमम 2 सेकंड। विद इन बोला हमने, विद इन यानी 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। जनरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की टर्मिनोलॉजी आती है, मगर मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 सेकंड है। हाँ, मैक्सिमम 2 ठीक है, इसीलिए उसको हमने विद इन 2 सेकंड लिखा है, 2 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 मिनट का आते तो मैगी तैयार हो जाती। चलिए, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मतलब सेंसोरी मेमोरी हमारा 2 तरह का, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन के या सेंसोरी रजिस्टर भी बोलते हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा सूचनाओं को रिसीव कर लिया जाता है और ये बहुत ही अल्प अवधि की होती हैं, 2 सेकंड में इसकी मेमोरी ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सूचनाएं जब हम इसको इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा देते हैं सेंसोरी रजिस्टर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको हम डाल देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, सूचनाएं थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, 20 से 30 सेकंड के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर होने की जो टाइमिंग होगी वो 20 से 30 सेकंड की, यानी आधे मिनट तक आप सूचनाओं को याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में सूचनाएं कितनी देर, 20 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि सूचनाएं कैसे शॉर्ट टर्म से मतलब सेंसोरी से शॉर्ट टर्म में जाती हैं। किसकी थ्योरी पढ़िएगा, किसका सर? सूचनाएं सेंसोरी रजिस्टर से लुकास टुलविंग की है ना सर? एक मिनट, वन बाय वन, पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए कि सूचनाएं जब शॉर्ट टर्म नहीं शॉर्ट टर्म सॉरी सूचनाएं जब सेंसोरी रजिस्टर से शॉर्ट टर्म में जाती हैं और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाती हैं, तो ये किसका सिद्धांत है और कैसे जाती हैं, एटकिंसन और शिफ्रीन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। तो आपको वहाँ पर हम जब सिद्धांत की बात करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सूचनाएं कैसे जाती हैं। फिलहाल हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखना है कि ड्यूरेशन हमारा कितना तगड़ा है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का, यानी आधे मिनट का ड्यूरेशन है। इससे ज़्यादा सूचनाओं को हम संचित नहीं रख पाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ऐसा है क्या सर? ऐसा है कि 15 से 30 सेकंड के बाद सूचनाएं हमारे मेमोरी में नहीं रहती हैं। रिहर्सल के बाद लॉन्ग टर्म एलटीएम में रहती हैं सर। अगर रिहर्सल कर रहे हैं और सूचनाएं लॉन्ग टर्म में नहीं गई तो कहाँ रहेंगी, फॉरगेटिंग हो जाएगा सर।
हम मेंटेनेंस रिहर्सल होता है सर, तो एसटीएम में रहती हैं सूचनाएं। एसटीएम में रहती हैं, फॉरगेटिंग हाँ। नहीं होता है। जी सर। सर अगर मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं में करते हैं तब तो वहाँ फॉरगेटिंग हो जाएगी। अब आप इसको अगर हम समझिएगा maintenance आगे, रिहर्सल हर नहीं सिद्धांत के हिसाब से समझिएगा कि जब सिद्धांत की बात आएगी तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि कुछ सूचनाएं शॉर्ट टर्म में बहुत लंबे समय तक भी रह जाती हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो डिलीट भी नहीं होती हैं या वो गायब भी नहीं होती हैं, ठीक है, उसकी फॉरगेटिंग नहीं होती है, वो एसटीएम में ही बनी रहती हैं लंबे समय के लिए। तो फिलहाल हम लोग स्टोरेज के आधार पर मान लें कि स्टोरेज जो है वो 20 से 30 सेकंड का है। बेसिक चीज़ पहले जान लें, फिर जिसकी सिद्धांत है उस सिद्धांत में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब आ जाएं हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइमिंग क्या होगा, ड्यूरेशन? 30 सेकंड से सर, ऊपर 30 सेकंड से लॉन्ग लाइफ टाइम सर। लगता ठीक है, वेरी गुड। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने एक अलग नाम से संबोधित किया था, वो था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा कि विलियम जेम्स ने इसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का नाम दिया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो आधे मिनट से या 30 सेकंड से ऊपर और पूरे ज़िंदगी भर भी याद रह सकती हैं सूचनाएं। हम मेमोरी ट्रेस इतना अच्छा बना लेते हैं कि सूचनाएं जीवन भर हमारे मेमोरी में स्टोर होती हैं और जब चाहें हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉल कर सकते हैं। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको हम एक्टिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी आदि के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो इनएक्टिव मेमोरी है, पड़ा हुआ है, सूचनाएं स्टोर में हैं। जब हेवी स्टिमुलस मिलेगा तो हम इंटरव्यू में बोलेंगे, भूले कुछ नहीं हैं। ऐसे लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ है नहीं, तो जैसे ही आप सवाल पूछती हैं हमारे पास जवाब आ जाता है ना, मैक्सिमम टाइम, हर टाइम नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम। कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं तो मेमोरी में है वो। जैसे ही बढ़िया स्टिमुलस मिलेगा जिस पर हमको रिस्पॉन्स करना है हम कर लेंगे। तो ये सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। अब बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो प्रकार, ठीक है। या हाँ चलिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी का दो टाइप है, एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को प्रोसीड्यूरल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रियात्मक मेमोरी जिसमें प्रोसेस चलेगा, ठीक है, प्रक्रिया होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। और डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या होगा, घोषणा, डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा वाली बात है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी को पहले समझ लें। डिक्लेरेटिव मेमोरी में जो आपका सिमेंटिक मेमोरी है और जो आपका एपिसोडिक मेमोरी है, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। जो तो इंक्लूड करने से पहले हम समझ लें कि एपिसोडिक मेमोरी क्या है और सिमेंटिक मेमोरी क्या है। एपिसोडिक मेमोरी वो होता है जो घटनाएं हमको कैसी रहती हैं, प्रसंग के आधार पर याद रहती हैं, ठीक है। 2008 में जब हमने इंटरव्यू दिया था झारखंड में, तो वो पूरा सीन हमको आज तक याद है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रसंग है, एक घटना घटी, एक घटना हमारे साथ हुआ, उस घटना का पूरा मेमोरी मेरे पास स्टोर है, ठीक है। तो वो जो घटना आपके साथ घटी वो हमेशा नवीन रहेगा, वो एलटीएम में चला गया, वो निकलेगा नहीं। हम आपको बता भी सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है, और हमने क्या जवाब दिया और क्या नहीं दिया। दूसरी चीज़ है सिमेंटिक, अर्थगत मेमोरी, चीज़ों के अर्थ के आधार पर जो हम इनकोडिंग करते हैं, चीज़ों को समझ के जो हम मेमोरी में डालते हैं, ठीक है। तो अर्थ और प्रसंग दोनों को मिला दीजिएगा तब ये तैयार होगा डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव यानी घोषणा मेमोरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। अस्पष्ट, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी, अस्पष्ट, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो तरह की मेमोरी आती है, एपिसोडिक प्लस सिमेंटिक, ठीक है। ये अक्सर फंसाता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी दोनों सेम चीज़ें हैं, और इन दोनों में हमारे दो तरह के मेमोरी इंक्लूड होते हैं, जिसमें अर्थगत मेमोरी और हमारा प्रासंगिक मेमोरी दोनों, यानी सिमेंटिक मेमोरी और हमारा एपिसोडिक मेमोरी इंक्लूड होता है। नॉन डिक्लेरेटिव या प्रोसीड्यूरल मेमोरी क्या है, कोई आइडिया? इसको सर, जी सर, इसको मोटर एक्टिविटी से सर जिसको व्यक्त कर सकते हैं, बोल के नहीं, हैबिट मोटर एक्टिविटी से नहीं होता। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका नाम दिया था स्कैक्टर ने। किसने? स्कैक्टर का नाम कहीं और भी सुना है क्या आपने? जी सर। हाँ, स्किंगर थ्योरी जो वेरी है, गुड, वेरी गुड। मैं इमोशंस की थ्योरी में स्कैक्टर सिंगर थ्योरी, ये वही स्कैक्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी का नाम दिया था, ठीक है। क्या होगा इस मेमोरी में? इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। मोटर स्किल वगैरह, हैबिट, एसोसिएशन, ये सब मोटर चीज़ें स्किल, इसमें हैबिट, ठीक है। और जो चीज़ हम सीखे हुए हैं, ठीक है, वो हमारी साइकिल चलाना सीख गए हैं, साइकिल चलाना सीख गए हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख गए हैं, ठीक है, रोटी बनाना सीख गए हैं। क्या है ये? बना के दिखाएंगे। मोटर स्किल है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मेमोरी में है, बना लेंगे, ठीक है। वो सीखा हुआ है तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाएं, ठीक है, चला ही के दिखाएंगे उसको। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी या इसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। यस, ये प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है कि हमें प्रोसीजर पता है, लर्न है, ऑलरेडी लर्न प्रोसीजर है, जिसको कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो बिना एफर्ट के, बिना जिसे कहा जाए दिमाग लगाए लेमैन लैंग्वेज में हम उस काम को कर सकते हैं। देखिए, प्लीज आपको कॉन्शियसली बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उस काम को कर लेंगे। सपोज अगर आपको कोई रास्ता मालूम है, किसी रास्ते से आप 10 बार गुजर चुके हैं, तो 11वीं बार आप बात करते करते भी जाएंगे या आपका दिमाग कहीं और होगा, तब भी आप उसी जगह पर उसी रास्ते से पहुंच जाएंगे। दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी। या आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते बनाते आप बहुत कुछ की रोटी बनती है, जैसे कि आप सीख चुके थे। यस। और इम्प्लिसिट मेमोरी इसीलिए कहा गया क्योंकि इम्प्लिसिट मेमोरी में आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं करने की जरूरत होती है। एम आई राइट सर? हाँ, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी, कोई दिक्कत इसमें? इसी का नाम है ना सर, डिक्लेयर नॉन डिक्लेयर? हाँ, डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर, यही ना, स्पष्ट और अस्पष्ट, यही ना। चलिए, जब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी की, तो एक चीज़ और इसमें बताया गया है, वो है प्राइमिंग। एक घटना की बात की गई है इम्प्लिसिट मेमोरी में, वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें स्टिमुलस को बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपको दिखा दिया गया, ठीक है, और बात आई गई, ख़त्म हो गई। सेंसोरी रजिस्टर में वो सूचनाएं आपके से गुजर गई, और ऑडियो या विजुअल जो भी कहिए, और बहुत समय के बाद, ठीक है, उसी स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके नेमिंग की या पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं हमने देखा था, कहीं ना कहीं पढ़ा है इसको। जैसे कोई चीज़ आती है ना, तो हम बोलते नहीं कि अरे कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, किस किताब में पढ़ा है, आदमी बताता है, तो उसको पहचानने की, उसको आइडेंटिफाई करने की या उसके नेमिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं प्राइमिंग घटना। क्लियर है? प्राइमिंग में नहीं, प्रीमिंग बोलें, प्रीमिंग,
स्पेलिंग क्या है सर? P प्राइमिंग? PRIMING। हाँ तो सर प्राइमिंग ही है, प्रीमिंग नहीं है, प्राइमिंग। किताब में तो प्रीमिंग लिखा हुआ है, हमारा तो ठीक था, लेकिन अब क्या करें। तो हम कहा कि ऐसा ना हो कि 80 हम बता दें और 85 निकल जाए। वही मैं सोच रही थी कि प्रीमिंग वर्ड तो हमने कहीं सुना नहीं है। हो सकता है नए नए वो यूज हो रहे हैं, वो क्या प्रोनाउंसिएशन। एक आदमी बता रहे थे कि सब उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन उसका जो तलफ़ुज़ था ना वो ठीक नहीं था। सर मेजॉरिटी लोगों का तलफ़ुज़ बहुत खराब होता है। तलफ़ुज़ ठीक नहीं था उसका। ठीक है, तो वही स्थिति कभी कभी होती है। सर प्राइमिंग तो स्टिमुलस से संबंध जो बना लेता है वही है ना सर? नहीं, प्राइमिंग जो है किसी स्टिमुलस को बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सपोज किया जाता है, दिखाया जाता है, और फिर फ्यूचर में कभी उसी स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको रिकॉल करने की या उसको पहचानने की या उसको नाम देने की, उसको आइडेंटिफाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है कि इसको कहीं ना कहीं देखे हैं। ठीक है, क्लियर है? ना तो सोने तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, माइक ऑफ करवा दीजिए सर। करना है क्या? चेला कहाँ है? नहीं है। आएगा, लेट से आता है। हाँ, ठीक है। बैठी बस हम, ना ठीक है। मेरा भी पेमेंट करना है सब, जैसा थोड़ा सा हम फ्री हो जाते हैं तो फिर इसी के लिए हम सोचे कि पूछे का है कि नहीं। उसका नंबर चालू हो गया, फ़ोन कीजिए ना उसको। अच्छा, चलो। हाँ चालू हो गया। हम लोग आगे बढ़ें। छोटी छोटी चीज़ों को और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतने थ्योरी के ऊपर जाने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग और देख ले। ठीक है, मेमोरी में छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बहुत है, जैसे फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है, आई विटनेस टेस्टिमोनी, और क्या क्या है छोटा छोटा टर्म, किसी को याद है? सर एक मिनट, ऑटोबायोग्राफी, एक मिनट हम नोट कर लें। आई विटनेस एक हो गया, फ्लैश बल्ब, चंकिंग, चुंकिंग तो मिल जाएगा, मिलर जब हम लोग बात करेंगे मेमोरी को इम्प्रूव करने की। ठीक है, और कोई टर्म? वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी सर। वर्किंग मेमोरी तो बात हो गई ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी कहते हैं। नहीं सर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से अलग है। थोड़ा डिफरेंट है सर। अच्छा ठीक है, वर्किंग मेमोरी, पहले शॉर्ट टर्म में था लेकिन बाद में उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, वर्किंग मेमोरी, और नॉन वर्किंग भी ले लें तब? नहीं है सर, नहीं है तो ऑटोबायोग्राफिकल है सर। ऑटोबायोग्राफी बहुत सही बात है, ऑटोबायोग्राफी। सर एक जेनेरिक मेमोरी भी है। हाँ, जिसे जेनरिक 76 मेमोरी। और कोई? सर एक टाइप और है, मुझे उसका एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें ये होता है कि ये मेमोरी सिर्फ 3 साल तक रहती है। अब कुछ लोगों में ये होता है कि कोई चीज देखी, देखने के बाद वो पेज पलट गया या वो सीन हट गया, फिर भी काफी टाइम तक वो आपके माइंड में इमेज बना रहता है। उसकी मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रही है। आफ्टर इमेज, आफ्टर इमेज नहीं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा कहीं ना, लगता है वही तो है प्राइमिंग। नहीं कुछ तो फ्लैश बल्ब की बात तो नहीं करी मैम आप? नहीं, फ्लैश बल्ब तो ये होता है कि किस मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कोई चीज बिल्कुल फौरन कोई चीज दिमाग में क्लिक कर जाए, दैट इज फ्लैश नहीं बल्ब। नहीं 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 नहीं, इमोशन से रिलेटेड ये है तो मेमोरी में ही फ्लैश बल्ब मेमोरी, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है। फ्लैश बल्ब में तो इमोशनली अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस आपको
ऐसे प्रोवोक करता है तो याद आता है। कोई स्टिमुलस आपको प्रोवोक करता है, वही चीज एग्जैक्ट नहीं यार, वही चीज आपको फ्लैश बल्ब है। पेनफुल मेमोरी नहीं, फ्लैश बल्ब अलग है, जो मैं बता रही हूँ वो अलग है। ये चलिए मैं सिसरैली की बुक में पढ़ा था, मैं पढ़ती हूँ फिर बताऊंगी। ये शायद जब मुझे कभी याद आएगा तो बताती हूँ डेफिनेटली। ये जनरली 3 साल छोटे बच्चों में ही ज्यादा होती है कि सब में नहीं है, कुछ कुछ बच्चों में होती है कि आपके सामने से वो चीज हटा दी गई, वो तस्वीर हटा दी गई, या आपने एक पेज पढ़ने के बाद जनरली हम जब पेज टर्न करते हैं तो दूसरा पेज रहता है, लेकिन उन लोगों के उसमें वो पेज प्रीवियस पेज थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद दूसरी मेमोरी आती है। मुझे वो सर एक terminology टर्म सीरियल मेमोरी भी है, हम्म, एक मेटा मेमोरी है। नोट करें, जी मेटा मेमोरी। जी, इसका सीरियल मेमोरी। आओगे तो पापा का मोबाइल का चार्जर लेते ना। और एक इमेजरी मेमोरी है जो पैवियो का है। चंकिंग तो सर मिलर की थ्योरी में आ जाएगा। हाँ, तो मेमोरी को इम्प्रूव करने में आ जाएगा। ठीक है, जब हम मेमोरी को इम्प्रूव हम लोग कर लें तब आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर लें कुछ चीज़ों की, जैसे कि आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बात कर लें हम लोग फ्लैश बल्ब मेमोरी की। क्या है फ्लैश बल्ब मेमोरी? ईडेटिक मेमोरी भी तो है। हैं? ईडेटिक मेमोरी। कौन? ईडेटिक मेमोरी, EIDETIC। DI EI, मैं मैसेज करती हूँ। हाँ, एल्डेटिक। बड़ा मेमोरी में नाम है सब, बड़ा किस्म किस्म का। फोटोग्राफिक मेमोरी, हम्म, ईडेटिक और फोटोग्राफिक मेमोरी। अच्छा, सब देखा जाएगा कल क्या क्या है। सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़रूर इस चैप्टर को तो रगड़ के पढ़ देना है। इसको, परसेप्शन को, लर्निंग को, इसमें से कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। बेस चेक करने के लिए सारा क्वेश्चन यहीं पर देखा जाता है। और बड़ा चैप्टर भी है, कहीं से कहीं बहुत सारे टर्म्स है, पूछ लिया जाएगा। एक चर्चा कर लें हम लोग। पहला था आई विटनेस टेस्टिमोनी। आई विटनेस टेस्टिमोनी में बताया गया है ई लोफ्टस का एक प्रयोग है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई विटनेस। आई विटनेस की हिंदी क्या होगी? प्रत्यक्षदर्शी। हाँ, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य। ठीक है, तो कभी कभी फॉरेंसिक साइंस में देखा ऐसा गया कि जो गवाह थे, जो आई विटनेस थे, ठीक है, वो भी गड़बड़ कर देते हैं, वो भी गड़बड़ी कर देते हैं, या उनकी मेमोरी पर उनके सिचुएशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए, आई विटनेस टेस्टिमनी को चेक करने के लिए ई लोफ्टस जो कि एक महिला थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि रेलवे स्टेशन पर 2-3 लोग बैठे हुए थे, और एक महिला जो है वो आती है, एक बैग रखती है और उनके बगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर वो बात करती है और अचानक वो चिल्लाने लगती है कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया। ठीक है, और सारे लोगों से वो उनका
एड्रेस लेती है, फ़ोन नंबर लेती है, ठीक है, कि ये लोग जो थे वहाँ, ठीक है, बताती है कि मेरा टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया। फिर उसके बाद से 3 रोज़ के बाद बीमा एजेंट के तौर पे कुछ लोग उसके यहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप उस दिन स्टेशन पर थे और आपने क्या देखा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने टेप रिकॉर्डर चोरी होने की बात बताई, कुछ ने बताया कि उसका कलर कैसा था, कुछ ने उसका साइज़ भी बता दिया, और बेसिकली कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। हैं? तो टेप रिकॉर्डर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो चोरी हुई थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन 3 लोगों ने बताया, उसका साइज़ भी बताया, उसका रंग भी बताया और टेप रिकॉर्डर चोरी होने की बात भी बताई। और वो तीनों प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर थे, चूँकि वहाँ मौजूद थे, लेकिन तीनों के जो मेमोरी थे वो किस चीज़ से प्रभावित हुए? सर इसको कोई टर्म दिया गया है, सजेस्टेबिलिटी नहीं, सजेस्टेबिलिटी, हाँ यस सर, सजेस्टेबिलिटी। कोई टर्म तो नहीं, इसको तो आई विटनेस टेस्टिमोनी के नाम से ही हम लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है सजेस्टिबिलिटी नाम दिया जा सकता है इसका, ठीक है। आई विटनेस टेस्टिमनी कैसे इफेक्ट होती है, उसके शायद 4 पॉइंट है। हाँ। एक आई सजेस्टेबिलिटी है। हाँ ठीक है, वो हो सकता है उसमें पॉइंट में कि कैसे होता है, वो उतना डिटेल हम ने नहीं कैसे पढ़ा है। effect होती है हाँ, आई लेकिन कुछ विटनेस तो रीज़न होंगे, वो भी निकल के आया होगा एक्सपेरिमेंट की, क्या कौन कौन से रीज़न थे जिसके वजह से आई विटनेस प्रभावित हुआ। तो ये चीज़ें थी। दृश्यम मूवी। हाँ, ये दृश्यम, वो जैसे चीज जो था नहीं एग्जिस्टेंस, मगर लोगों के दिमाग में बिठा देता है कि हम बहुत- इस तारीख को यहाँ से यहाँ से यहाँ हाँ। पे। पणजी से 2 अक्टूबर को पणजी से पंजी में चिन्मयानंद जी का सत्संग सुनने आए थे, वहां से हम लौट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, याद है। और ये कोर्ट सीन में एडवोकेट बहुत, लॉयर बहुत करते हैं। हाँ, तो ये आई विटनेस को वो आई करते हैं। विटनेस को वो, हाँ, वो कंफ्यूज कर ही देते हैं या उनके दिमाग में वो डाल देते हैं ताकि वो सूचनाएं वैसे ही, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हाँ, मिसलीड करते हैं वो, ठीक है। मिसलीडिंग जी सर, इन्फॉर्मेशन misleading दीजिएगा information। तो विटनेस जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आई विटनेस टेस्टिमनी याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी फ्लैश बल्ब मेमोरी। ये व्यक्ति के इमोशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसी घटना जो व्यक्ति के साथ घटी, जो उसके लिए भी आश्चर्य करने वाली है, जिसके साथ घटी है और जिसके साथ घटा है, 2 लोगों के बीच में ये घटना घटी है, दोनों के लिए आश्चर्यजनक जाने वाली बात है, सरप्राइजिंग वाली बात है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमेशा मेमोरी में बनी रहती हैं। फ्लैश बल्ब चमकता रहता है, जैसे कोई प्यून जो है वो आईएएस को थप्पड़ मार दे, वो आईएएस भी कभी नहीं भूलेगा और वो प्यून भी कभी नहीं भूलेगा। दोनों की मेमोरी हमेशा तरोताज़ा रहेगी, ठीक है। क्लियर है? फ्लैश बल्ब मेमोरी ये व्यक्ति के इमोशन से रिलेटेड होगा और इसमें सूचनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तरोताज़ा रहती हैं। जैसे कि कल की बरसों बरस बीत जाएंगे, लेकिन सूचनाओं का जब एक्सप्रेशन होगा, जब रिट्राइवल होगा, तो वैसे वो ऐसे होगा जैसे कल ही की बात है या अभी की ही बात है। जस्ट इतना वो उसमें नयापन होता है दम। चलिए यहीं पे छोड़ेंगे हम, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है सर। ठीक है। किसी को पूछना है कुछ? बाकी भी आप लोग काम कीजिएगा। मेटा मेमोरी, सीरियल मेमोरी, जेनरिक मेमोरी, बहुत सारे मेमोरी आ गए। और 2 मेमोरी बताया अश्विया ने, एक फोटोग्राफिक मेमोरी और एक आइडिक, क्या है, आइडेलिक मेमोरी। अश्विया अभी बताइएगा। हाँ, ये दोनों का आप बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए।
जल्दी जल्दी हो जाएगा ना तो बाकी हम लोग थ्योरी पे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी बहुत सारी थ्योरी है मेमोरी की। बहुत theories है मेमोरी में। हाँ। yes, अभी तो मॉडल भी है। वही मॉडल है, उसके बाद से बहुत सारा सिद्धांत है। हाँ, एलटीएम को इम्प्रूव करने के लिए या एलटीएम में स्टोर करने के लिए उसके मॉडल्स भी हैं। हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं कि बहुत सारा थ्योरी है और बहुत सारे मॉडल्स हैं, सब हम लोग को देखना है। बहुत लंबा चैप्टर है। बहुत लंबा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनता भी बहुत सारा है। यस सर, परसेप्शन, मेमोरी, इनसे बहुत फंसाते हैं। और ज़्यादा चीज़ें हैं ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सब एक दूसरे में ओवरलैपिंग शुरू कर देता है, इसलिए इसका रिवीजन sir. अच्छे से करना है। ठीक है फिर।